आओ, बस एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दो। जो टेंशन है आज की, वो ऑफिस का काम, वो अधूरी बातें, वो कल की चिंता, उन सबको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दो। बस इस आवाज़ को सुनो। आपका स्वागत है गहरी खोज में। यहाँ हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हम बचपन में आसमान को देखते हुए पूछा करते थे, जो हम कभी-कभी रात को अचानक नींद टूटने पर सोचते हैं, जो हम जानना चाहते हैं पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक्त नहीं मिलता। आज की रात हम एक बहुत ही ख़ास सफ़र पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफ़र जो आपके घर की छत से शुरू होगा और वहाँ तक जाएगा जहाँ तक इंसान की कल्पना भी बमुश्किल पहुँच पाती है। हम आज बात करेंगे इस ब्रह्मांड की, इस यूनिवर्स की, उस अनंत असीम अकल्पनीय स्पेस की जिसमें हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा पूरा सौरमंडल, हमारी पूरी गैलेक्सी बस एक रेत के ज़र्रे से भी छोटी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। आप इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं? क्या आप दिल्ली की किसी तंग गली में एक छोटे से कमरे में फ़ोन की रोशनी में लेटे हैं? या मुंबई की उस बेचैन रात में जहाँ बाहर ट्रैफिक की आवाज़ें अभी भी नहीं थमी हैं? शायद आप किसी छोटे से कस्बे में हैं, जहाँ रात थोड़ी ज़्यादा गहरी होती है, थोड़ी ज़्यादा शांत। या शायद आप किसी दूसरे देश में हैं, किसी और टाइम ज़ोन में, किसी और आसमान के नीचे। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं और वहाँ अभी कितने बजे हैं। ये जानना हमेशा अच्छा लगता है कि दुनिया के किस कोने से कोई हमसे जुड़ा है, क्योंकि यही तो है गहरी खोज का जादू। हम अलग-अलग शहरों में हैं, अलग-अलग जिंदगियों में हैं, पर एक ही आसमान के नीचे, एक ही यूनिवर्स में। तो अब आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ आइए इस शांत अनंत खोज पर। ज़रा सोचिए, अभी इसी वक्त जैसे ही आप ये सुन रहे हैं, आप एक गोल पत्थर पर बैठे हैं, एक बहुत बड़े, बहुत पुराने, बहुत खूबसूरत पत्थर पर, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये पत्थर, ये हमारी अर्थ तकरीबन 12,742 किलोमीटर चौड़ी है। सुनने में बड़ी लगती है ना? लेकिन अगर आप इसे पूरे ब्रह्मांड के सामने रखें, तो ये उतनी ही छोटी है जितना एक रेत का एक कण समुद्र के किनारे होता है। अभी इस पल हमारी पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसी के साथ घूम रहे हैं, जैसे कोई ट्रेन में बैठा हो और उसे एहसास ही ना हो कि वो चल रहा है। और सिर्फ अपनी धुरी पर ही नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है, तकरीबन 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी हर सेकंड हम करीब 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। और ये सब होता है इतनी स्मूथनेस से, इतनी चुप्पी से कि हमें ज़रा भी पता नहीं चलता। हमारे पास एक साथी भी है, हमारा चांद। वो जो रात को आसमान में चमकता है, जिसे देखकर शायद आपने कभी किसी को याद किया हो। चांद हमसे तकरीबन 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यानी अगर आप एक नॉर्मल कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलें, तो चांद तक पहुंचने में आपको करीब 160 दिन लगेंगे, बिना रुके, बिना सोए। लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहां सिर्फ 3 दिनों में पहुंच जाते हैं। नासा का अपोलो प्रोग्राम 1969 में, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की धूल पर अपना पहला कदम रखा और पूरी दुनिया ने एक साथ सांस रोकी। कितना अजीब और कितना सुंदर था वो पल। इंसान जो कभी गुफाओं में रहता था, वो चांद पर चल रहा था। और इस चांद से भी परे, बहुत दूर, एक आग का गोला जल रहा है,
जो पिछले 4.6 अरब साल से जल रहा है और अगले 5 अरब साल तक जलता रहेगा। ये है हमारा सूरज, हमारा सन। आप सोचते होंगे कि सूरज तो बस एक बड़ी सी आग है, पर नहीं, सूरज एक तरह का विशालकाय प्रेशर कुकर है, जिसमें हाइड्रोजन गैस इतने ज़बरदस्त प्रेशर में दबती है, इतनी गर्मी होती है कि वो हीलियम में बदल जाती है। इस प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, और इसी प्रोसेस में हर सेकंड 4 लाख टन मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हर सेकंड। वो एनर्जी, वो रोशनी, वो गर्मी जो आपके बदन पर पड़ती है किसी धूप वाली सुबह में, वो कुछ और नहीं, सूरज के बीचों बीच हो रहे उस परमाणु धमाके की ही आंच है जो 1.5 करोड़ किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुंची। सोचिए, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। 8 मिनट और 20 सेकंड। यानी अभी इस पल जो सूरज की रोशनी पृथ्वी को छू रही है, वो असल में 8 मिनट पहले निकली थी। जब आप कुछ और सोच रहे थे, तब वो चल रही थी। अब जरा इसका साइज सोचिए। अगर सूरज एक होलो बॉल होता तो उसके अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा जाती हैं। 13 लाख। और फिर भी हमारे सोलर सिस्टम की बात छोड़िए, पूरे यूनिवर्स में ऐसे अरबों सूरज हैं। कुछ तो हमारी सूरज से हजारों गुना बड़े हैं। रात के आसमान में जो टिमटिमाते तारे दिखते हैं, वो सब के सब सूरज ही हैं, अपने अपने। किसी के पास अपने प्लैनेट्स होंगे, किसी के पास अपने चांद, शायद किसी के पास अपनी जिंदगी भी। हमारे सूरज के इर्द गिर्द एक पूरा परिवार है। 8 प्लैनेट्स, 8 अलग अलग दुनियाएं, हर एक अपने आप में अनोखी, हर एक अपने आप में हैरत अंगेज। सबसे पहले आता है मर्क्यूरी, सूरज के सबसे करीब। ये इतना करीब है कि इसका एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है। यहाँ दिन में तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जितना एक पिज्ज़ा अवन भी नहीं होता, और रात में -180 डिग्री तक गिर जाता है। एक ही ग्रह पर इतना एक्सट्रीम। फिर आती है वीनस, हमारी पृथ्वी की जुड़वां बहन जैसी, साइज में लगभग बराबर पर अंदर से बिल्कुल अलग। वीनस पर एटमॉस्फेयर इतना घना है, इतना जहरीला है कि वहां सांस लेना तो दूर, आप कुछ सेकंड्स में ही क्रश हो जाते। वीनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। यानी वीनस की सतह पर खड़े होना ऐसा है जैसे समुद्र में 900 मीटर गहरे पानी के नीचे खड़े हों। और फिर हमारी नीली पृथ्वी, इस पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र जगह जहां लिक्विड पानी है, जहां हवा में ऑक्सीजन है, जहां जीवन है, जहां आप हैं। कितनी अनोखी बात है ना। पूरे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, पर जिंदगी सिर्फ यहाँ, इसी नीली गेंद पर। पृथ्वी के बाद आता है मार्स, लाल ग्रह, जहां आज भी डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं जो पूरे प्लैनेट को ढक लेते हैं, जहां ओलिम्पस मॉन्स नाम का एक वुल्केनो है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, जहां इसरो, नासा और दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने अपने सैटेलाइट्स और रोवर्स भेजे हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, क्या कभी मार्स पर भी जिंदगी थी? शायद थी, शायद अभी भी है, जमीन के नीचे, कहीं गहरे में। मार्स के आगे एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, लाखों छोटे बड़े पत्थर, जो शायद किसी ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हैं, या शायद वो बचा हुआ मलबा है जो कभी ग्रह बन नहीं पाया। और उस बेल्ट के पार आता है जुपिटर। जुपिटर इस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, इतना बड़ा कि हमारी पृथ्वी जैसी 1300 पृथ्वियां इसके अंदर समा जाएं। जुपिटर कोई ठोस ग्रह नहीं है, ये एक गैस जायंट है, यानी पूरी तरह से गैस से बना हुआ। हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो हजारों किलोमीटर गहरे हैं, जिनके नीचे का प्रेशर इतना है कि वहाँ हाइड्रोजन लिक्विड मेटल जैसा बन जाता है। और जुपिटर की सरफेस पर एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो हमारी पृथ्वी से 2 गुने साइज का है। और ये तूफान पिछले 350 सालों से चल रहा है,
जब गैलीलियो ने अपनी टेलीस्कोप से इसे पहली बार देखा था, तब से ये तूफान थमा नहीं। इसे कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट। इसकी तस्वीर देखिए कभी, उन स्वर्लिंग अमोनिया क्लाउड्स को, उन भूरी नारंगी सफ़ेद लकीरों को, जो एक दूसरे के साथ इस अनंत धीमे नृत्य में बह रही हैं। ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये एक असली प्लैनेट है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न शायद सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत ग्रह, वो जिसके चारों तरफ रिंग्स हैं, वो छल्ले जो दूर से देखने पर ठोस लगते हैं, पर असल में करोड़ों छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों और पत्थरों से बने हैं। कुछ उतने छोटे जितना एक रेत का कण, कुछ उतने बड़े जितना एक घर। ये रिंग्स इतनी वाइड हैं कि इनका डायमीटर सैटर्न से भी बड़ा है, लेकिन उनकी मोटाई सिर्फ 10 से 100 मीटर। इतनी वाइड और इतनी पतली, जैसे अगर सैटर्न एक बास्केटबॉल होती तो उसकी रिंग्स एक A4 पेपर से भी पतली होती। सैटर्न भी एक गैस जायंट है और ये इतना हल्का है कि अगर इसे पानी के एक बहुत बड़े टब में रखें तो ये तैरने लगेगा। सैटर्न के बाद यूरेनस, एक ऐसा प्लैनेट जो अपनी साइड में झुका हुआ है, यानी ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका है। मतलब ये अपने ऑर्बिट में लुढ़कते हुए जाता है, जैसे कोई गेंद लुढ़के। और यूरेनस के बाद सबसे दूर नेपट्यून, जहां हवाएं चलती हैं 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं हैं। और नेपट्यून के बाद एक ऐसी जगह है जिसे हम उआर्ट क्लाउड कहते हैं, बर्फ के अरबों टुकड़े, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सूरज के चारों तरफ घूमते हुए, इतनी दूर कि वहां से सूरज बस एक आम तारे जैसा दिखता है। और यहीं खत्म होती है हमारे सोलर सिस्टम की सीमा। इसके आगे इंटरस्टेलर स्पेस है, दो तारों के बीच का वो विशाल खालीपन। अब तक हम जिन दूरियों की बात कर रहे थे वो सब किलोमीटर्स में थीं, लेकिन जैसे जैसे हम सोलर सिस्टम से बाहर जाएंगे, किलोमीटर्स काम नहीं आएंगे। हमें एक नई यूनिट चाहिए। वो यूनिट है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। रोशनी यानी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। ये यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है, इससे तेज कुछ नहीं। तो एक लाइट ईयर मतलब वो दूरी जो रोशनी एक पूरे साल में तय करे, यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर्स। 94600000000 किलोमीटर्स। इस नंबर को माइंड में रखना मुश्किल है, तो इसे ऐसे सोचिए, अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की कार में बैठ जाएं, तो एक लाइट ईयर की दूरी तय करने में आपको 1 करोड़ साल से भी ज्यादा लगेंगे। और हमारे सबसे नज़दीकी तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने के लिए 4.24 लाइट ईयर्स, यानी रोशनी की रफ्तार से भी 4 साल से ज्यादा। और हमारी गैलेक्सी का एक छोर से दूसरे छोर तक 1 लाख लाइट ईयर्स, 1 लाख साल रोशनी की रफ्तार से। इस वास्टनेस को फील करने की कोशिश कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, बस इस नंबर के साथ रहिए कुछ पल। 1 लाख लाइट ईयर्स। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, हिंदी में आकाशगंगा। क्या आपने कभी किसी साफ रात में शहर की लाइट से दूर आसमान में एक धुंधली सी चमकती हुई पट्टी देखी है, जो ऐसी लगती है जैसे किसी ने आसमान पर दूध छिड़क दिया हो? वही है मिल्की वे, वही है हमारी गैलेक्सी। हम उसी के अंदर हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 200 से 400 अरब तारे हैं। 200 से 400 अरब। हमारा सूरज उन्हीं में से एक है, एक आम मंझोले साइज का तारा, बहुत स्पेशल नहीं। गैलेक्सी के एक किनारे पर एक स्पाइरल आर्म में बहुत शांति से। अगर मिल्की वे गैलेक्सी एक शहर होती तो हमारा सूरज उस शहर के किसी छोटे से मोहल्ले की एक आम सी गली में होता। डाउनटाउन नहीं, सेंटर नहीं, बस एक साधारण सी जगह पर। और गैलेक्सी का सेंटर क्या है? वहाँ एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक रहस्य है, जिसे हम सैजिटेरियस ए स्टार कहते हैं, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल, हमारे सूरज से 4 लाख गुना ज्यादा मास वाला। ब्लैक होल सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है ना? एक अंधेरा,
एक ऐसा अंधेरा जो सब कुछ खींच ले, जहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। जी हाँ, ब्लैक होल वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। और हमारी गैलेक्सी के बीचों बीच ऐसा एक मॉन्स्टर बैठा है, चुपचाप। पर घबराइए नहीं, हम उससे 26,000 लाइट ईयर्स दूर हैं। और हमारा सूरज इस गैलेक्सी में इतनी स्मूथली ऑर्बिट कर रहा है कि अगले कुछ अरब सालों तक कोई खतरा नहीं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। जैसे पानी में व्हर्लपूल बनता है, यानी गोल गोल चलने वाला पानी का भंवर, बिल्कुल वैसा, लंबी लंबी स्पाइरल आर्म्स। हम उन्हीं में से एक आर्म पर हैं, जिसे ओरायन आर्म कहते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी अकेली नहीं है, इसके पास भी पड़ोसी हैं, लार्ज मैजेलानिक क्लाउड, स्मॉल मैजेलानिक क्लाउड। ये दोनों हमारी गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, यानी हमारी गैलेक्सी की ग्रेविटी में बंधी हुई। हमारी गैलेक्सी के सबसे करीब जो बड़ी गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। ये हमसे 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। 25 लाख लाइट ईयर्स, इतनी दूर कि एंड्रोमीडा की जो रोशनी अभी हमारी आंखों तक पहुंच रही है, वो 25 लाख साल पहले निकली थी, जब पृथ्वी पर इंसान अभी ठीक से खड़ा होना भी नहीं सीखा था। मिल्की वे, एंड्रोमीडा, ये सिर्फ 2 गैलेक्सीज हैं, पर यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? 2 ट्रिलियन। 200000000000000, यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज। इस नंबर को समझने की कोशिश मत कीजिए, ये समझ में नहीं आता, ये किसी के समझ में नहीं आता। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने आसमान के एक बहुत छोटे से हिस्से को देखा, इतना छोटा कि अगर आप रात के आसमान में अपना अंगूठा फैलाएं और उसकी नोक देखें, बस उतने छोटे से हिस्से में। और उस छोटे से हिस्से में उन्हें कितनी गैलेक्सीज मिली? 10,000। 10,000 गैलेक्सीज, सिर्फ उतने से आसमान में। और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे, और हर तारे के चारों तरफ शायद प्लैनेट्स, और उन प्लैनेट्स में से कुछ पर शायद जीवन। ये सोचकर ही मन शांत हो जाता है, हम कितने छोटे हैं और ये यूनिवर्स कितना बड़ा। अब तक हमने देखा पृथ्वी, सूरज, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, एंड्रोमीडा, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। पर एक सवाल बाकी है, ये सब कहाँ से आया? ये यूनिवर्स जो इतना विशाल है, जो इतना पुराना है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसका जवाब साइंस का सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग जवाब है, बिग बैंग। आज से तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक पल था, बस एक मात्र पल, जब ये पूरा यूनिवर्स एक बिंदु में था। एक ऐसा बिंदु जो इस कागज पर एक डॉट से भी अनंत गुना छोटा था। उस बिंदु में अनंत टेम्परेचर था, अनंत डेंसिटी था, अनंत एनर्जी थी। और फिर उस बिंदु ने एक्सपैंड होना शुरू किया। पर ये एक्सपेंशन कोई एक्सप्लोजन नहीं था, जैसा मूवीज में दिखाते हैं, एक धमाका, वैसा नहीं। ये तो स्पेस का ही फैलना था, जैसे एक गुब्बारे पर डॉट्स बने हों और गुब्बारे को फुलाया जाए तो सारे डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। यूनिवर्स भी ऐसे ही फैला और आज भी फैल रहा है। पहले कुछ माइक्रोसेकंड्स में सब कुछ अकल्पनीय रूप से गर्म था। कोई एटम नहीं था, कोई तारा नहीं था, कोई गैलेक्सी नहीं था, बस एनर्जी और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर धीरे धीरे यूनिवर्स ठंडा होने लगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने, फिर एटम्स बने। पहला एलिमेंट था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बादल जमा होने लगे, ग्रेविटी ने उन्हें खींचना शुरू किया। वो बादल सिकुड़े, दबाव बढ़ा,
टेम्परेचर बढ़ा और पहले तारे जले। यूनिवर्स का पहला सूरज 13 अरब साल से भी पहले। उन तारों ने अपनी जिंदगी जी, फिर वो मरे, और मरते वक्त उन्होंने जो एलिमेंट्स बनाए, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, वो यूनिवर्स में बिखर गए। और उन्हीं एलिमेंट से हम बने। आप और मैं, हम बने हैं उन पुराने मरे हुए तारों के अवशेषों से। जैसे कार्ल सेगन ने कहा था, हम सब स्टार डस्ट हैं, तारों की धूल। आपको लगता होगा हमने यूनिवर्स का काफ़ी हिस्सा जान लिया, गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, बिग बैंग। पर यहाँ एक बड़ा रहस्य है। वो सब कुछ जो हम देख सकते हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं, जो हमारे टेलीस्कोप्स कैप्चर कर सकते हैं, वो सब पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% है। 5%। बाकी 95% क्या? वो कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। उसे हम 2 नामों से जानते हैं: डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ; डार्क एनर्जी, अदृश्य ऊर्जा। डार्क मैटर ये कोई अजीब रहस्यमय चीज़ नहीं है, बस ऐसी चीज़ है जो लाइट एमिट नहीं करती, लेकिन इसका ग्रेविटी होता है, और इसी ग्रेविटी की वजह से गैलेक्सीज उस तरह घूमती है जैसी वो घूमती हैं। अगर डार्क मैटर न होता तो गैलेक्सीज बिखर जाती। डार्क मैटर एक अदृश्य ढांचा है, जैसे किसी शहर की पानी की पाइप्स अंडरग्राउंड हो, दिखती नहीं, पर पूरे शहर को टिकाए हुए हैं। और डार्क एनर्जी, ये और भी मिस्टीरियस है। ये वो फोर्स है जो यूनिवर्स को और तेजी से फैला रही है, जो हर पल गैलेक्सीज को एक दूसरे से और दूर धकेल रही है। और हम नहीं जानते ये क्या है। आइंस्टाइन ने इसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा था। उन्होंने कहा था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, पर आज साइंटिस्ट्स मानते हैं कि शायद वो सही थे। यही है यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य, 95% अनजाना। और इसीलिए यूनिवर्स जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है, इससे कहीं ज्यादा। अब एक कहानी सुनिए, एक ऐसी कहानी जो अरबों साल पुरानी है। तारों की कहानी। हर तारे की एक जिंदगी होती है। जन्म होता है, बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है, और फिर मृत्यु। तारों का जन्म होता है नेब्युला में। नेब्युला यानी गैस और डस्ट के विशाल बादल जो यूनिवर्स में तैरते रहते हैं। नेब्युला को देखें तो लगता है जैसे किसी ने अंतरिक्ष में वाटर कलर्स से पेंटिंग की हो, गुलाबी, नारंगी, नीले, बैंगनी रंगों में। इन्हीं बादलों में ग्रेविटी काम करती है। धीरे धीरे गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे की ओर आते हैं। वो धीरे धीरे मिलते जाते हैं और घने हो जाते हैं। खिंचने लगते हैं। बादल सिकुड़ता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, और जब टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होती है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है और एक नया तारा जन्म लेता है। नया तारा उज्ज्वल, अपनी चारों तरफ लाइट और एनर्जी फेंकता हुआ। हमारा सूरज भी ऐसे ही बना था 4.6 अरब साल पहले, और अगले 5 अरब साल तक ऐसे ही जलता रहेगा। पर हर तारे की मृत्यु अलग होती है। छोटे तारे हमारे सूरज जैसे, जब उनका हाइड्रोजन खत्म होता है, वो फूलने लगते हैं, लाल, विशाल, एक रेड जाइंट बन जाते हैं। जब हमारा सूरज रेड जाइंट बनेगा तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि मर्क्यूरी और वीनस को निगल जाएगा, शायद पृथ्वी को भी। पर घबराइए मत, ये 5 अरब साल बाद होगा। फिर वो सिकुड़ेगा, एक वाइट ड्वार्फ बनेगा, एक ठंडा मरता हुआ तारा जो धीरे धीरे अंधेरे में खो जाएगा। लेकिन बड़े तारे, वो मरते हैं एक महाविस्फोट में, सुपरनोवा। जब एक बड़े तारे का फ्यूल खत्म होता है, वो एक पल में कोलैप्स करता है, और फिर
एक ऐसा एक्सप्लोजन होता है जो कुछ हफ्तों तक पूरी गैलेक्सी से ज़्यादा चमकता है। एक अकेला तारा अरबों अरब सूर्यों से ज़्यादा तेज़। सुपरनोवा वो मोमेंट है जब यूनिवर्स कहता है, तूने अच्छा जिया, अब तू ब्रह्मांड में मिल जा। और उस एक्सप्लोजन में जो एलिमेंट्स बिखरते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, आयन, गोल्ड, वो सब किसी नए ग्रह पर जाते हैं, किसी नए जीवन में जाते हैं। शायद हम में आते हैं। हमारे खून में जो आयन है, हमारी सांस में जो ऑक्सीजन है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है, वो सब किसी पुराने मरे हुए सुपरनोवा तारे ने बनाया था। हम तारों की संतान हैं। कुछ तारे, बहुत बड़े तारे, जब सुपरनोवा से मरते हैं तो वो वाइट ड्वार्फ नहीं बनते, वो बनते हैं ब्लैक होल। एक ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटी अनंत है, जहाँ स्पेस और टाइम दोनों मुड़ जाते हैं, जहाँ रोशनी भी कैद हो जाती है। ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो लाइट को अपने अंदर खींच लेता है, पर हम उसे पहचान सकते हैं उसके आसपास की चीज़ों से। जब कोई गैस या डस्ट ब्लैक होल के पास आती है तो वो उसके चारों तरफ एक डिस्क में घूमने लगती है, जैसे बाथटब के नाले में पानी घूमता है। ये डिस्क, अक्रीशन डिस्क, इतनी गर्म होती है कि एक्सरेज एमिट करती है, और यही हम देखते हैं। 2019 में पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर ली गई, M87 गैलेक्सी के सेंटर में। वो तस्वीर एक धुंधला नारंगी घेरा और उसके बीच में अंधेरा। उस तस्वीर को देखकर दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने जो सिर्फ इक्वेशंस में देखा था, वो अब एक असली इमेज थी। ब्लैक होल फिजिक्स के सबसे कठिन और सबसे दिलचस्प सवाल का जवाब है। क्या होता है जब ग्रेविटी इतनी बढ़ जाए कि कुछ भी एस्केप न कर सके? जवाब है ये, एक साइलेंट, अदृश्य, अनंत गहराई। और यूनिवर्स में ऐसे अरबों ब्लैक होल्स हैं। हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल बैठा है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में भी सैजिटेरियस ए स्टार, 40 लाख सोलर मासेस, चुपचाप, खामोशी से, बस वेटिंग। इतने सारे तारे, इतने सारे प्लैनेट्स, इतना विशाल यूनिवर्स, और फिर ये सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? क्या पूरे इस अनंत यूनिवर्स में जिंदगी सिर्फ पृथ्वी पर है? साइंटिस्ट्स इसका जवाब ढूंढ रहे हैं कई दशकों से। 1960 में फ्रैंक ड्रेक ने एक इक्वेशन बनाई, ड्रेक इक्वेशन, जिसमें उन्होंने हिसाब लगाया कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं जो हमसे कम्युनिकेट करने में केपेबल हों। उनका अनुमान था कम से कम कुछ। तब से सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, रेडियो सिग्नल सुन रही है, रात दिन, आसमान में, किसी की आवाज़ की उम्मीद में। अभी तक खामोशी। पर यह खामोशी निराशा नहीं है, क्योंकि हमने यूनिवर्स का बहुत छोटा सा हिस्सा ही देखा है। और हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने तो कुछ प्लैनेट्स की एटमॉस्फेयर में ऐसे केमिकल्स डिटेक्ट किए हैं जो शायद बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का संकेत हो सकते हैं। शायद यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अकेले होना शायद असंभव है, पर यह भी हो सकता है कि हम इतने दूर हैं एक दूसरे से कि कभी मिल ही ना पाएं। और इसीलिए फर्मी पैराडॉक्स, अगर यूनिवर्स में इतनी सिविलाइजेशंस हैं तो वो कहाँ हैं? इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला, और यही सवाल रात को नींद न आने वाले साइंटिस्ट्स को जगाए रखता है। और इस सफ़र में हम अकेले नहीं हैं। भारत भी अपने सितारों तक पहुंच रहा है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने साबित किया कि अंतरिक्ष सिर्फ अमेरिका या रशिया का नहीं है। 2008 में चंद्रयान 1 चांद पर पहुंचा और उसने कंफर्म किया कि चांद पर पानी है। 2014 में मंगलयान, मार्स ऑर्बिटम मिशन, पहले ही अटेम्प्ट में मार्स तक। ये वो मिशन था जिसे दुनिया ने कहा था कि ये इंडिया के बस का नहीं है,
पर हम पहुंचे। एक मिशन की कॉस्ट थी एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम। और फिर 2023 में चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर। वो मोमेंट जब लैंडर विक्रम ने चांद की धूल को छुआ और पूरा भारत एक साथ रो पड़ा। इसरो के साइंटिस्ट्स की आंखों में वो सपने थे जो उन्होंने दशकों पहले देखे थे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक देश की आत्मा थी जो अंतरिक्ष में पहुंची थी। आगे क्या है इसरो के लिए? गगनयान, भारत का पहला मानव स्पेस फ्लाइट मिशन। जब कोई भारतीय एस्ट्रोनॉट हमारी पृथ्वी को ऊपर से देखेगा और शायद रोएगा, क्योंकि ऊपर से कोई बॉर्डर नहीं दिखता, कोई देश नहीं दिखता, बस एक नीली सुंदर कीमती पृथ्वी। अब एक बहुत दिलचस्प गेम खेलते हैं। कार्ल सेगन ने एक आइडिया दिया था, कॉस्मिक कैलेंडर। मान लीजिए यूनिवर्स की पूरी 13.8 अरब साल की हिस्ट्री एक साल में कंप्रेस हो जाए। तो जनवरी 1 बिग बैंग, यूनिवर्स का जन्म। जनवरी 22 पहली गैलेक्सीज बनी। मार्च 16 मिल्की वे गैलेक्सी का जन्म। सितंबर 2 हमारे सोलर सिस्टम का जन्म। सितंबर 21 पृथ्वी पर पहला जीवन। दिसंबर 17 पहले डायनासोर्स। दिसंबर 26 डायनासोर्स का अंत। दिसंबर 31 यानी साल का आखिरी दिन, रात के 11 बजे पहले इंसान जैसे क्रीचर्स। रात के 11:59 पर पूरी रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री। इजिप्ट के पिरामिड्स, रोम का साम्राज्य, इंडिया के वेद, न्यूटन, आइंस्टाइन, सेगन, मून लैंडिंग, इसरो, इंटरनेट, आप। ये सब कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी 1 मिनट में। हम इतने नए हैं। यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से हम कल ही पैदा हुए हैं। स्पेस में कोई आवाज नहीं होती। सोचिए, जब 2 गैलेक्सीज टकराती हैं, जब अरबों तारे एक दूसरे से गुजरते हैं, जब सुपरनोवा होता है, वहां कोई आवाज नहीं, सब कुछ होता है, पर खामोशी में। क्योंकि साउंड वेव्स हैं और वेव्स को मीडियम चाहिए, हवा, पानी, कुछ। स्पेस में कुछ नहीं है, सिर्फ वैक्यूम, खालीपन। और इस खालीपन में अरबों सूरज जल रहे हैं, अरबों पृथ्वियां घूम रही हैं, अरबों गैलेक्सीज फैल रही हैं, सब कुछ बिल्कुल चुप। ये खामोशी डरावनी नहीं, ये शांत है। जैसे वो खामोशी जो किसी मंदिर में होती है, जैसे वो खामोशी जो बहुत रात को किसी खुले मैदान में होती है, वो खामोशी जिसमें आप खुद को सुन सकते हैं। तो अब एक सवाल, इतना सब जानकर क्या आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं? कुछ लोग करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है इस यूनिवर्स में। पर मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। हाँ, हम छोटे हैं, पर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इस पूरे यूनिवर्स में जो हम जानते हैं, सिर्फ हम और हम जैसे जीव यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पत्थर नहीं करते, तारे नहीं करते, गैलेक्सीज नहीं करती, सिर्फ हम। हम इस यूनिवर्स की वो जगह है जहां यूनिवर्स खुद को देखता है, खुद को समझता है, खुद से सवाल पूछता है। कार्ल सेगन ने यही कहा था, हम यूनिवर्स का एक तरीका है खुद को जानने का। जब आप रात को आसमान देखते हैं और सोचते हैं ये सब क्या है, तो उस पल यूनिवर्स खुद अपने आप से पूछ रहा होता है। और इसीलिए ये जिज्ञासा जो आपके अंदर है, ये सवाल जो आप पूछते हैं, ये जानने की चाहत जो आपको गहरी खोज तक लाई, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी है। 1990 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट जो नासा ने 1977 में लॉन्च किया था, सोलर सिस्टम के एज पर पहुंच गया था। वो इतनी दूर था कि उसे एक सिग्नल भेजो तो जवाब आने में कई घंटे लगते। तब कार्ल सेगन ने नासा को रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा, वॉयेजर को पृथ्वी की तरफ घुमाओ और एक तस्वीर लो। नासा ने कहा, इससे कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं होगी। सेगन ने कहा, शायद वैज्ञानिक वैल्यू नहीं, पर इंसानी वैल्यू होगी।
और वो तस्वीर ली गई। उस तस्वीर में अंधेरे में एक बहुत छोटा सा नीला सा डॉट था। वो डॉट हमारी पृथ्वी थी। 6 अरब किलोमीटर दूर से ली गई तस्वीर में हमारी पूरी दुनिया एक पिक्सल से भी छोटी थी। सेगन ने उस तस्वीर को देखकर लिखा, और उनके वो शब्द आज भी हर किसी के मन को हिला देते हैं। उन्होंने कहा, ये वो जगह है जहां हर इंसान जो कभी जिया उसकी पूरी जिंदगी बीती। इस एक डॉट पर हमारे सारे सुख, हमारे सारे दुख, हमारी सारी वॉर्स, हमारे सारे हीरोज, हमारे सारे टायरेंट्स, हमारी सारी सिविलाइजेशंस, हर माँ, हर बच्चा, हर साइंटिस्ट, हर पोएट, ये सब एक छोटे से नीले डॉट पर जो अंधेरे की एक सनबीम में लटका है। इस तस्वीर को देखकर शायद आपको कुछ फील होगा, एक अजीब सा एहसास, जैसे सब कुछ जो परेशान करता है, सब कुछ जो डराता है, सब कुछ जो उदास करता है, वो सब इस डॉट पर है, इतने छोटे से डॉट पर। और इसीलिए शायद वो सब इतना बड़ा नहीं है। अब एक आखिरी सफर भविष्य में। यूनिवर्स का भविष्य क्या है? अभी यूनिवर्स फैल रहा है और तेजी से फैल रहा है, डार्क एनर्जी की वजह से। अरबों साल बाद गैलेक्सीज इतनी दूर हो जाएंगी कि दूसरी गैलेक्सीज विजिबल नहीं होंगी। जो सिविलाइजेशन तब होगी वो रात के आसमान में सिर्फ अपनी गैलेक्सी के तारे देख पाएगी, बाकी डार्कनेस। और भी आगे जाएं, तारे बनना बंद हो जाएंगे क्योंकि गैस और डस्ट खत्म हो जाएगी। पुराने तारे एक एक करके मरते जाएंगे। अरबों खरबों साल बाद यूनिवर्स में सिर्फ ब्लैक होल्स रह जाएंगे, और वो भी धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन की वजह से इवैपोरेट हो जाएंगे। और फिर कंप्लीट एब्सोल्यूट डार्कनेस, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। पर ये सब 10 टू द पावर 100 साल बाद होगा। एक ऐसा नंबर जिसे एक गूगल कहते हैं, इतने दूर कि ये सोचना भी मन को एक अजीब सी शांति देता है। हमारे पास अभी इतना वक्त है। हम धीरे धीरे वापस आते हैं उस रूफटॉप पर, उस खुले आसमान के नीचे। आपने आज एक बहुत लंबा सफर किया, पृथ्वी से चांद तक, चांद से सूरज तक, सूरज से सोलर सिस्टम तक, सोलर सिस्टम से मिल्की वे तक, मिल्की वे से 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज तक, बिग बैंग से अभी तक। और आपने जाना कि हम इस यूनिवर्स में बहुत छोटे हैं, पर हम इस यूनिवर्स का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम उन तारों से बने हैं जो अरबों साल पहले थे। हम उन एटम से बने हैं जो बिग बैंग में बने थे। हम यूनिवर्स की एक बहुत खास, बहुत अनोखी रचना है। और आज की रात जब आप सोने की कोशिश करें तो एक बार आसमान के बारे में सोचिए, उन अरबों तारों के बारे में जो अभी तक जल रहे हैं, उन गैलेक्सीज के बारे में जो इतनी दूर हैं कि उनकी रोशनी आपके जीवन काल में आपके पास नहीं पहुंच सकती, उस वैक्यूम के बारे में जो आसमान में हर जगह फैला हुआ है, और एक आखिरी बार इस नीले बम्पटीदार जीवन के बारे में जो हम सब जीते हैं। शायद इसी से ये ठंड आती है। साइलेंस के बारे में जो स्पेस में है। और फिर सो जाइए, क्योंकि इस यूनिवर्स में सब कुछ अपनी जगह पर है। अर्थ अपनी ऑर्बिट में है, सूरज अपनी जगह पर है, मिल्की वे अपनी जगह पर है, और आप भी अपनी जगह पर है, बिल्कुल सही जगह। ये था गहरी खोज पर ब्रह्मांड का परिचय। आज हमने जो सफ़र किया वो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि हम इसे जीवन भर एक्सप्लोर करते रह सकते हैं, और हम करेंगे इसी चैनल पर, इसी आवाज़ के साथ, इसी शांति के साथ। आने वाले एपिसोड्स में हम बात करेंगे ब्लैक होल्स की और गहराई से, क्वांटम फिजिक्स की, उस अजीब दुनिया की जो एटम्स के अंदर है, टाइम ट्रैवल की, क्या ये सच में पॉसिबल है, और बहुत कुछ। पर अभी बस आंखें बंद कर लीजिए, सांस लीजिए, धीरे
और जानिए कि आप इस यूनिवर्स में सुरक्षित हैं। गहरी नींद आए आपको। शुभ रात्रि। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे थे और इस वीडियो ने आपको कैसा महसूस कराया। हम पढ़ते हैं हर कमेंट। जय हिंद।